आयोग है जो मूल्य निर्धारण करती है उसका एवरेज निकालकर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। राज्यवार ब्यौरा यदि चाहिए तो माननीय सदस्य को मैं उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन उसकी यही प्रक्रिया है। और निश्चित रूप से समर्थन मूल्य बढ़ाते समय इसका ध्यान रखा जाता है कि जो लागत है उससे उसकी किसान को ज़्यादा समर्थन मूल्य दिया जाए। और कभी कभी आयोग यदि जो समर्थन मूल्य देने की सिफारिश करती है तो मंत्रालय भी समय समय पर और कैबिनेट भी उस मूल्य में वृद्धि करती है। That's all finished. Shri Revati Raman Singh. माननीय चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 2022 तक किसानों की आमदनी दुगना करने का आपने प्रस्ताव रखा है, इस समय कृषि का जीडीपी का हिस्सा 4% है और अगर इसको दुगना करना है तो जब तक कृषि का हिस्सा 11% जीडीपी नहीं होगा तब तक उसको पाना असंभव है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह आप इसको बढ़ा के 11% लाएंगे 2022 तक, उसके लिए कौन कौन से आपने कारगर कदम उठाए हैं? 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी की जाए, इसके लिए एक अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है और उस समिति का जो काम है वो हमने जो लेख किया है उसमें वो हमारे 7 बिंदु अंकित है जो पेपर हमने ले किया है। अब इसकी जो पहली रिपोर्ट सितंबर में आनी, वो कमेटी अभी इस बजट के बाद अप्रैल महीने में बनी है, लेकिन फिर भी जो हमने नए उपाय किए हैं, सबसे पहले तो ये जो किसानों का उत्पादन बढ़े, इस दृष्टि से हर खेत को पानी मिले और हर खेत को पानी मिले इसके लिए अपने देश में हम सबको पता है कि आज़ादी के लगभग 69-68 वर्ष होने के बाद भी 55-56% खेत को पानी नहीं है। और हम लोग गांव में आज भी जो सामान्य किसान हैं पानी खरीदते हैं 200 रुपये घंटा, 150 रुपये घंटा, तो हर खेत को पानी। और इसके लिए जो सिंचाई प्रधानमंत्री सिंचाई योजना प्रारंभ की थी, सभी जिलों को इरिगेशन प्लान बनाने के लिए पैसे 15 के प्रारंभ में ही भेज दिए गए थे और मुझे खुशी है कि हर राज्य अधिकतर जिलों में इरिगेशन प्लान अपना लगभग 80% जिलों का बना लिया है। फिर जो देश के अंदर 89 योजना पहले थी, लेकिन अभी कैबिनेट ने परसों जो मंजूरी दी है 99 देश के मध्यम और बड़ी परियोजनाएं जिससे 86 लाख हेक्टेयर की खेती हो सकती है, 15-20 वर्षों से लंबित है। इस पर कई बार हम लोगों ने चर्चा भी की है। तो उसके लिए कॉर्पस फंड का निर्माण किया गया है नाबार्ड के सहयोग से और इस वर्ष उसमें से 27 परियोजना पूरी कर दी जाए, इसके लिए 12,500 करोड़ रुपये की राशि भी दी गई है। इसी तरह से ये लागत कम हो इस दृष्टि से हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाए। तो हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाए, इसके लिए राज्यों को पर्याप्त राशि दी गई, लेकिन राज्यों के पास परेशानी पिछले वर्ष ये थी कि उनके पास लैब नहीं थे या लैब यदि थे तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। लेकिन राज्यों ने इसमें काफ़ी मेहनत किया है और मार्च 17 तक हर किसान को देने का जो हमारा लक्ष्य था, 3-4 महीने का इधर उधर हो सकता है, लेकिन हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा ताकि उसको पता चले कि कितना खाद देना है, कितना दवा देनी है, इससे भी लागत कम होगा। थैंक यू। फिर इसी प्रकार की बहुत सारी योजनाएं जैसे राष्ट्रीय कृषि मंडी, जिस पर अभी हमने चर्चा की है कि किसानों को अच्छा मूल्य मिले, उत्पादन ज़्यादा हो, लागत कम हो। नीम कोटेड यूरिया पहले 100 किलो देते थे तो अब 80 रुपया 80 किलो में काम चल सकता है। फिर जो यूरिया के लिए लाठियाँ चलती थी, अश्रु गैस के गोले छोड़े जाते थे, किसान लाठी खाता था और ब्लैक में खरीदना पड़ता था। ये पहला वर्ष होगा जो देश में कहीं सदन में भी बराबर सभी माननीय सांसद लोकसभा में तो यूरिया की मांग राज्यों के लिए करती थी, पहला वर्ष है जो यूरिया की मांग नहीं हुई और 15-16 वर्ष में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा यूरिया का उत्पादन हुआ।
और पहली बार 25-30 बरस के बाद डीएपी का दाम कम किया गया है, पोटास का दाम कम किया गया है ताकि लागत कम हो और अच्छी मंडी मिले। इसलिए राष्ट्रीय कृषि बाजार, इसी तरह से कई योजनाएं हमने प्रारंभ कर दी है और कमेटी का जब रिपोर्ट आएगा तो और भी रिपोर्ट में जो बातें आएंगी उसको भी हम लागू करेंगे। Thank you, Shri Bandyopadhyay. Already announced its intention of doubling farmers' income by 2022. In the reply to the question, it has been stated a committee has been established to set up to indicate the desired rate of growth. If the government is unaware of the rate of growth, how could it announce a farm year for which the farmer, by which the farmer's income will be doubled? महोदय, शायद इन्होंने जो हमने लेख किया है उसका दूसरा पेज नहीं देखा है। दूसरे पेज पर बहुत साफ लिखा है कि कृषिगत उपार्जन किसी किसान की आय का प्रमुख स्रोत है। किसान की आय को दुगुना करने के प्रयोजनार्थ अपनाए जाने वाली मुख्य युक्तियां इस प्रकार से है दूसरे पेज में, और ये लगभग 8 युक्तियां इसमें लिखी हुई है और उसमें 4-5 युक्तियों का हमने वर्णन किया। अभी अनुमति मिले तो मैं 8 का, लेकिन लगता है कि 1.5-2 घंटे समय इसमें चले जाएंगे, पूरा क्वेश्चन आवर इसी में चला जाएगा। लेकिन बजाते इसमें ले किया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन सी युक्ति हम अपना रहे हैं। Question 137. Questioner not present. Let the supplementaries be asked. Yes, sir. सर, जैसा कि सवाल में लिखा है, मेट्रो जो लोकल ट्रेन है ये मुंबई की लाइफलाइन है और पिछले 2 सालों में इस सरकार ने और विशेषकर रेलवे मंत्री ने लोकल्स को मल्टीफोल्ड उसके लिए कितना ज़्यादा काम किया जा सकता है मुंबई के लिए अपना काम किया। मैं ये जानना चाहता हूँ, स्पेशली बरसात के मौसम में जो कई बार लोकल ट्रेन रुक जाती है, क्या उसके लिए भारत सरकार ने कोई एडिशनल फैसिलिटीज़ वहाँ पे डेवलप करने का प्रयास किया है? थैंक यू। सर, ये सही है कि मुंबई जैसे शहर में मुंबई सबर्बन रेलवे ये लोगों के लिए इस सही माने में जीवन जीने का एक सहारा है और इसलिए उसकी मरम्मत करना, उसको ठीक तरह से मजबूत करना, ये हमारी प्राथमिकता है। इसीलिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई है जिसका जिक्र सम्मान्य सदस्य ने किया। वैसे कि हम बहुत ही जल्द एक एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनाने की कोशिश में लगे हुए कि आपको पता होगा सर कि 2 जगह मुंबई की सबर्बन रेलवे चलती है, एक सेंट्रल रेलवे कहा जाता है, एक वेस्टर्न रेलवे कहा जाता है। वो सेंट्रल रेलवे में एक हार्बर कॉरिडोर बना के, क्योंकि आज की जो क्षमता है वो क्षमता पूरी मात्रा में पर्याप्त नहीं है कितने लोगों को कैरी करने के लिए, और इसीलिए नई परियोजनाएं बनाई जा रही है। राज्य सरकार के साथ में लगातार हमारी बातचीत होती रही है और हमारी ये कोशिश रहेगी कि बहुत ही जल्द एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाए। MUTP 3 जैसा एक प्रोजेक्ट है वो भी कार्यान्वित किया जाए ताकि उसके कारण आज में जो प्रेशर आ रहा है रेलवे लाइन के ऊपर वो भी कम किया जा सके। जैसे कि सम्मानित सदस्य ने पूछा कि बारिश के दिनों में जो समस्या आती है, आपको पता है सर मुंबई शहर ऐसा शहर है, एक इज आइलैंड सिटी। वैसे तो 7 आइलैंड्स थे, उसको एक करके अभी एक आइलैंड सिटी बन गई है। इसीलिए पूरी मात्रा में एक सीधी, जैसे चिले जैसा देश है उसी तरह से मुंबई शहर की रचना है। इसलिए जब दोनों साइड से समुंदर है, बारिश जब आती है और हाई टाइड होती है तो पूरी मात्रा में सभी जगह पर फ्लडिंग हो जाती है। आज भी रात को बहुत बड़ी बारिश मुंबई में हुई है, उसका भी नतीजा मुझे मालूम नहीं आज क्या है, लेकिन बहुत ही मात्रा में बारिश हुई है। तो सब जगह से जब आती है तो एक समस्या आती है जो फ्लडिंग की वजह है। इसलिए एंटी फ्लडिंग मेजर्स के लिए हर साल बारिश के पहले हम लोग लगातार निगरानी करके ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो नाले हैं उसको साफ सुथरी रखा जाए। लेकिन मुंबई में और एक समस्या है सर, वो सामाजिक समस्या है कि बहुत बड़ी मात्रा में स्लम्स, झुग्गी झोपड़ियाँ दोनों ट्रैक के तरफ बसाई गई है। उसकी वजह से जो नेचुरल फ्लो पानी का हो सकता था उसमें भी बाधाएं आती है, और इसलिए मैं मानता हूं इस समस्या को हल करने के लिए बड़ी मात्रा में काम करने की जरूरत है। इसीलिए हम लगातार राज्य सरकार के साथ में भी मिलकर उसके बारे में बातचीत करते हैं। श्री रामनाथ ठाकुर। 3 वर्षों में मुंबई लोकल ट्रेनों में 3394 करोड़ रुपया की जो हानि हुई है उसकी भरपाई के लिए
मंत्री जी कौन सा उपाय कर रहे हैं, रेल मंत्री जी कौन सा उपाय कर रहे हैं? Thank you. सर, ये जो मुंबई सबअर्बन रेलवे ही नहीं तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ऐसे जो शहर है, इसमें जो हमारी सबअर्बन रेलवे चलती है, ये सभी में घाटा है। घाटे की वजह यह है कि जिस तरह से हम उनके लिए मंथली पास के चार्जेस लगाते हैं और जो कॉस्ट है, इसमें जो अंतर है, उसकी वजह से घाटा है। इसमें घाटे की वजह यह है, और स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसके बारे में कुछ 3 साल पहले जिक्र किया था। उन्होंने भी कहा था कि ये जो घाटे की वजह है कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन और फेयर दैट वी चार्ज टू द पैसेंजर, इसमें जो अंतर है उसकी वजह से घाटा ये सब्सिडी है, सही माने में देखा जाए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, ये सब्सिडी आज इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ गई है कि रेल के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। उसको दूर करने के लिए बहुत समय से काम करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने अभी हाल ही में कहा कि हम लोग ये कोशिश करें कि एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जाए। शायद वो जब एलिवेटेड कॉरिडोर बनेंगे तो जो प्रीमियम ट्रेन रहेंगी उसके लिए एक ड्यूअल प्राइसिंग का मैकेनिज्म भी बनाया जा सकता है। लेकिन सही माने में बहुत सारे एक्सपर्ट कमिटीज ने कहा है कि इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। So interstate transport obviously is the responsibility of the central government. But intrastate, मुंबई में चलने वाली ट्रेन, कलकत्ता तो कलकत्ता में चलने वाली ट्रेन, चेन्नई और चेन्नई में चलने वाली ट्रेन, ये सभी की जिम्मेदारी सही माने में राज्य सरकारों की होनी चाहिए। लेकिन एक लगातार एक ऐतिहासिक वजह से ये काम केंद्र सरकार भी कर रहा है। इसके लिए हमने लगातार राज्य सरकारों के साथ बातचीत करते रहे। हम एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लाने की भी कोशिश करें। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ बातचीत हो रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, ये जो घाटा है वो घाटा नहीं है, सब्सिडी है। Shri Ripun Bora. Thank you, Chairman sir. Though the question relates to the loss in the local train in Mumbai, but my question is the loss of human life of Assam in Mumbai in train. Sir, what happens? There is several numbers of trains coming from Assam to Mumbai, carrying the large number of cancer patients and heart patients coming for treatment in Mumbai. And our Congress government, they are built up a very big Assam Bhavan, and which is exclusively for the stay of cancer patients there. And the buses also goes from the Assam Bhavan to carry the patients to the hospitals. But what happens, sir? Due to some irregularities, sometimes the cancer patients have to stand on the train more than 24 hours. And there are, sir, few instances, some patients died on the train itself last year. So my question is to the Honorable Minister, whether he will kindly examine it and do the needful to address these problems. सर, ये मेडिकल इमरजेंसी लोगों की होने वाली समस्याएं, जब वो सफ़र करते हैं उस समय उनको जो दिक्कतें आती हैं, उसको दूर करने के लिए हमने एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक नया कैंपेन शुरू किया। सर, मुझे कहने के लिए खुशी है। वैसे तो ये सवाल सबअर्बन रेलवे के लिए सीमित था, लेकिन आपने पूछा, आप अनुमति देंगे तो मैं 2 मिनट में बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 1-1.5 साल में एक नई, we have started a new program whereby any passenger traveling on the train, he encounters any kind of difficulty, he can get in touch with the railways immediately on the real-time basis. This was not a facility available to the passengers earlier. So now our target is we use it on a dashboard. We try to reach out to the customer within as fast as 30 minutes. I have said, I'm not able to say that, but railways have been able to help passengers in distress in several cases. I have got one very interesting tweet. The person tweeted having a medical emergency in 15 minutes at the next station. The ambulance was waiting with doctors and life support system. He was admitted to the ICU. The patient from ICU tweeted saying that I was admitted in ICU within 15 minutes. I cannot believe anywhere else in the world. And there are NRIs who are traveling by the train and saying that this is something which you cannot even imagine in our own country. So we are really trying to do that, but it's a fact. Just imagine the number of passengers travel by train every day. There are almost 28 lakh people. So to actually, 2 crore to 3 crore people every day, to actually manage the magnitude of people with the kind of complaint that they come out with, it's really a mammoth challenge. Now what we are doing is, we are integrating all social media platforms and trying to make it into one, whereby by just pushing one single button, whether it is related to ticketing or the second part will be related to any other travel related complaints, you will be able to access
the railway system immediately. Thank so this you. is something which we are trying to do. We are trying to do our best. I sympathize with all my friends in Assam. I am going there tomorrow to the northeast. I will try to look into it again. Thank you. Question 138. What's the question? Please stand up. If you, it's your question. Sorry, Right. sir. Thank you. Let the answer be Sorry, given. sir. Sir, an empowered अब आप committee सवाल of पूछिए, अब secretaries. पूछिए सवाल. Now please ask your question. Sir, an empowered committee of secretaries in 2007 recommended for revival of Ramagundam urea and fertilizer plant in Telangana during Congress government, sir. And even after 9 years, still foundation stone was not laid for starting its revival, sir. Second week of January this year was set as moved to lay the foundation stone by PM, but it has not been done. Now, again, on 7th of this month, Prime Minister is going to lay the foundation stone, but I am not able to understand when it will be completed. Second thing, sir, What is your question? I am putting, sir, I am putting. Sir, a total of 3,000 casual labor and 450 permanent ones can be created in the unit once revived. The casual labor working earlier was removed as this plant was shut. Now there is a demand that it is a genuine one that the government must reappoint removed workers once plant becomes operational. This is also the demand of the आपका workers. सवाल क्या है? सर पूछ रहा हूँ सर. नहीं नहीं भाषण मत दीजिए. मैं बोल रहा हूँ साहब मैं. So, will the honorable minister assure on this house that he would reappoint all the workers who were removed from the Ramagundam plant, and if not, the reasons may be given, and when this plant will be Thank you. commissioned. Let us. Good news, sir, for Honorable Member Govardhan Reddy Garu, as well as the entire people of Telangana. The decision was taken long back in 2007, but we started the entire process in 2014 after our Honorable Prime Minister gave a vision of making India self-reliant in urea production. And therefore, we also decided that we should proceed with the revival of Ramagundam project. Actually, the NFL is having 26% of equity share. Engineers India Limited will have 26% of equity share. SBI Cap, we are having talks with them to have 11% of equity share, and Government of Telangana is also contemplating of having 11% of equity share. And because of this atmosphere and support, I think we will proceed with the foundation laying ceremony of Ramagundam very soon, and I assure within 36 months the fertilizer plant will be ready with an investment of 6,000 crore rupees, and it will be producing 13 lakh metric tons of urea, which will be a great bonanza for the people of Telangana and the southern parts of India. Thank you. दूसरा प्रश्न. And has not come, sir. Regarding the labor, I asked the minister, has not given anything, any reply, sir. Whether they will be taken back. Sir, the management, the joint venture partners, the JVP that has been formed, will take all administrative decisions. Of course, it is going to generate lot of employment, direct and indirect. Together, there will be employment for not less than 4,000 people, sir, at different levels in different ways. Thank you. श्री प्रेमचंद गुप्ता. अरे हो गया, यही तो सेकंड क्वेश्चन. नहीं नहीं भाई, आप दो बार वही सवाल नहीं पूछ सकते हैं. Therefore, sir, दूसरी साहब. अच्छा बैठ जाइए भाई, सुन लीजिए. Sir, उनको my नहीं मालूम supplementary है. is relating to part D of the main question, sir, which talks about revival of Ramagundam that produces urea and fertilizer, sir. Sir, the government announced a reduction in the price of DAP, MOP, and NPK, and farmers felt very happy and thought that they would get fertilizers at a cheaper rate.
But when they have gone to dealers, they found there is no change in the price of fertilizers. Rather, they have gone up little. Part D relates to expected capacity, not to the price. Sir, I want to answer this question, sir, with your permission. Sir, one, sir. Actually, Sir, I have not asked full question, sir. अरे भाई आप कितना sir. समय लेंगे? Please give आपने me कहा chance, sir. part D relates to expected Please give me capacity. chance, sir. I have not told complete, I have not asked a complete question, sir. Here the problem is that the decision of the government is applicable only on two PSUs of RCF and NFL. Those market share is less than 5%. 95% is controlled by private fertilizer What is companies. the question? I'm putting, sir. Hence, I would like to know from the Honorable Minister, will the direct the private companies to reduce prices of fertilizers as announced by the government recently? If not, the reasons may be given. Thank you. sir, with your permission, actually there is another good news for the farmers of this country. Actually, after 30 years, You are encouraging the Honorable Minister to ask more unrelated questions. therefore I said, sir, with your permission only, because there should not be any apprehension in the minds of the farmers as well as people of India, that in 1977, Chaudhry Charan Singh Saab had reduced the price of urea by 30 rupees, and later no government could reduce the prices of fertilizers. First time under the leadership of Narendra Modi, recently on 5th of July, we have reduced the rates of DAP, MOP and NPK fertilizer, sir, to the tune of 2,500 rupees per ton of DAP, that is 125 rupees per 50 kgs bag, and 5,000 rupees for 1 ton of MOP, that is 250 rupees per 50 kg bag, and for NPK, जिसको मिश्रित खाद कहते हैं, for NPK we have reduced 1,000 rupees, that is 50 rupees per 50 kg bag, sir. But the thing is, sir, ultimately this Essential Commodities Act that comes at the operation, implementation at the level of the state governments. Therefore, I have requested personally by sending letters to all the chief ministers of the various states that they should enforce EC. They should also do siege and search and other activities, so that every retailer, every dealer in the country, fertilizer dealer and retailer, will follow this MRP only. Thank you. Because all the manufacturing companies, sir, all the manufacturing companies, not only two public CPSUs, everybody has given an assurance to the undertaking to the Government of India, Fertilizer Ministry. This is the reduction of rate, MRP of DAP, MOP and NPK. We only expect, sir, because of this gift to the farmers, there is a good monsoon. We want a super harvest. Thank you. Super fasal for the farmers. Thank you. Shri Premchand Gupta. भाई आप बैठ जाइए वहाँ. No, please sit down. That's enough. श्रीमान जी धन्यवाद. मान्यवर, हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए फर्टिलाइजर्स की क्वांटिटी की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. अनंत कुमार जी हमारे अच्छे मित्र हैं, इन्होंने कहा कि इन्होंने प्राइसेस भी कम की है, रेट की है. चौधरी साहब के बाद खाली आप लोग ही महान लोग आए जो प्राइस कम. सवाल पूछ लीजिए. ये प्राइसेस मैं वैसे ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ, आपकी वजह से नहीं हुई है, बल्कि सारी दुनिया में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस कम हुई उसका ये आउटकम है. और आप लोगों ने जितना कम करना चाहिए थे उतना भी कम नहीं किया. इसी तरह पेट्रोलियम में किया, इसी तरह DAP वगैरह में किया आपने. एनीवे, श्रीमान जी, जिस प्रकार से यूरिया और दूसरे फर्टिलाइजर केमिकल्स का यूज एग्रीकल्चर में बढ़ता जा रहा है, इट इज हैजार्डस टू हेल्थ. मैं माननीय मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहूँगा, आगे हमारी कोई भी एग्रो प्रोड्यूस वेस्टर्न कंट्रीज में या कंट्रीज जैसे जापान वगैरह हैं, इनमें जब एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल का एक्सेसिव यूज होता है.
श्रीमान जी, मैं ये जानना चाहता हूँ मंत्री महोदय से और सरकार से, क्योंकि ये सबकी हेल्थ का सवाल है। बच्चे भी फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं, अनाज खाते हैं, चावल खाते हैं। इतनी केमिकल की एक्सेसिव यूज हो रहा है, सब्जी तक सर, आगे ये सब हेल्थ हजार्डस है। तो क्या आपने कोई ऑल्टरनेटिव मैन्योर के ऊपर में कोई आपने काम किया? ऑर्गेनिक, जैसे ऑर्गेनिक खाद है, सारी दुनिया में इस वक्त ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसलिए दुनिया भर में फर्टिलाइजर की कीमतें घटती जा रही है सर। मान्यवर, आपने सवाल पूछ लीजिए, आप उनका जवाब सुन लीजिए। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, वेस्टर्न कंट्रीज में और एडवांस कंट्रीज में यूरिया, डीएपी, इस तरह के प्लांट बंद होते जा रहे हैं, और आप जो है 6 नए प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं, वो लगाइए आप, क्योंकि आवश्यकता है, लेकिन इसका कोई लॉन्ग टर्म ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन आपने निकाला? मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। थैंक यू। हमारे मित्र सांसद प्रेमचंद्र गुप्ता जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया जी। यानी हमारे देश में, जैसे वो कह रहे थे, ऐसे बैलेंस फर्टिलाइजेशन चाहिए। उस बैलेंस फर्टिलाइजेशन के लिए हमें यूरिया से बाकी डीएपी, एनपीके और एमओपी के तरफ, यानी फास्फेट, पोटैश और बाकी जो गुणवत्ता वर्धक खादों के तरफ उसको लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए हमने पहले नीम कोटिंग ऑफ यूरिया किया, फोर्टिफिकेशन ऑफ यूरिया किया, उससे नाइट्रोजन स्लोली रिलीज हो जाता है और यूरिया का खपत भी कम हो रहा है, उससे 10% कम हुआ है और ज़्यादा कम होने का संभावना है। और 1 साल में हम नहीं कह सकते, 2-3 साल लगेगा। और उसके साथ ये फोर्टिफिकेशन के साथ हमने ये भी शुरू किया है, यानी दामों में जो कम किया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुआ, ये सच बात है, लेकिन उसको सरकार मापअप करे या किसान को वो दे दे वो लाभ को, इसके बारे में मोदी सरकार ने निर्णय लिया। यानी जो फ्लक्चुएशंस इतने साल होते थे तो सरकार खुद मापअप कर लेती थी, लेकिन हमने पहली बार उसको किसानों को देने की काम किया। और तीसरा, जो वेस्ट टू कंपोस्ट है, यानी जो हमारे शहरों में वेस्ट बनते हैं, उस वेस्ट को सेग्रीगेट करके, प्रोसेस करके उसको कंपोस्ट बनाने का हमने काम शुरू किया है। और बैठिए ना कृपया, मैं पूरा करूंगा। वो कंपोस्ट के लिए पहली बार, यानी कंपोस्ट इज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सर। देयर वाज नो सब्सिडी ऑन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इन लास्ट 68 years. This is the first ever time Modi government has brought 1,500 rupees per ton subsidy on compost. Therefore, this is the third one, sir, and we have brought the rates of compost per metric ton less than urea. If urea is 5,360 rupees, compost will be available around 3,500 to 4,000 rupees. Therefore, it will be an additional supplement for the farmers, sir. Thank you.